हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल में अपवाह तंत्र की। अपवाह तंत्र में हमने सिंधु नदी का अपवाह तंत्र पढ़ा। उसके अंदर उसकी सहायक नदियों को देखा, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पर मिलती है। उसके बाद में हमने गंगा नदी के अपवाह तंत्र की चर्चा की, जिसके अंदर हमने उसकी मुख्य शाखाओं की बात की, जिसमें भागीरथी है। भागीरथी में भिलांगना मिलती है। उसके अंदर अलकनंदा मिलती है। अलकनंदा पहले 4 प्रयागों को पार करके आती है, जिसमें विष्णु गंगा है, धवल गंगा है, नंदाकिनी मंदाकिनी नदियाँ मिलती है, पिंडार नदी मिलती है। उसके बाद में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, वहाँ पे देवप्रयाग कहलाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड में है। वहाँ से ये पर्वतीय क्षेत्रों तक बहती है, वहाँ तक तो। और उसके बाद में ये मैदानी क्षेत्र में उतरती है हरिद्वार में। हरिद्वार में इसका गंगा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में इसकी सहायक नदियाँ मिलती हैं। उन सहायक नदियों की हमने कल चर्चाएँ की हैं। यहाँ पे वापस देख रहे हैं इनको। यहाँ पे अगर भारत की इन नदियों की चर्चा करें तो अपवाह तंत्र के अंदर ये गंगा नदी वाला क्षेत्र है। इसको हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, भारत के इस क्षेत्र में यहाँ पे तो ये सिंधु का अपवाह तंत्र पढ़ लिया था हमने, ठीक है। आज क्या पढ़ेंगे हम? गंगा अपवाह तंत्र। गंगा अपवाह तंत्र, जिसके अंदर हमने उत्तराखंड में यहाँ पे 2 शाखाओं में इसकी चर्चाएं की हैं। 2 शाखाएं कौन सी हैं? एक तो है यहाँ पे भागीरथी, एक है दूसरी अलकनंदा। भागीरथी और जो भिलांगना जहाँ पे मिलती है टेहरी गढ़वाल हिमालय पर, वहाँ पे इसका सबसे ऊंचा बांध बनाया हुआ है टेहरी बांध, ठीक है, इस क्षेत्र में। तो यहाँ से ये निकल करके आती है और यहाँ पे हरिद्वार के पास यूपी में ये मैदानों में उतरती है। फिर हिमालय के समानांतर आगे बढ़ते हुए ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जिसमें इसको फरका कहते हैं। फरका नदी है, यहाँ पे बांग्लादेश में इसको पद्मा कहते हैं। पद्मा नदी में ब्रह्मपुत्र जो नदी आती है इधर से, इस ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में यहाँ पे जमुना कहते हैं। जमुना और पद्मा दोनों आकर के मिल जाती हैं, फिर ये पद्मा कहलाती है। यहाँ पे फिर पद्मा कहलाती है। इसमें एक नदी आकर के मिलती है मेघना। मेघना के बाद में इसको मेघना नदी कहते हैं, और मेघना के नाम से ये यहाँ पे डेल्टा बना करके सुंदरबन का डेल्टा और बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ये तो बात हो गई इस मुख्य नदी की, ठीक है। अब चर्चा करते हैं इसके अंदर इसकी सहायक नदियों की। इसके बाएं तट पर, इसका बायां भाग ये है, दायां भाग ये है, तो गंगा नदी के बाएं तट पर इसकी सहायक नदियां के रूप में हमने चर्चाएं की है, जिसमें यहाँ पे सबसे पहले हमने चर्चा की नदी की वो रामगंगा नदी। कौन सी नदी है? रामगंगा। गोमती है, यहाँ पे गंडक है, घाघरा, फिर गंडक है, फिर कोसी नदी है और महानंदा, ठीक है। और इधर पहले एक तीस्ता नदी थी, वो तीस्ता नदी वो अब किसकी सहायक है? यहाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। पहले किसकी थी? गंगा नदी की थी। तो यहाँ पे इन नदियों की चर्चा करें तो इस नदी का नाम रामगंगा है। यहाँ पे गोमती है, ये वाली नदी घाघरा है, गंडक है, ये कोसी नदी है और कोसी, और इस नदी को यहाँ पे महानंदा, सबसे पूर्व की नदी, यानी ईस्ट दिशा, सबसे पूर्व दिशा में जो नदी मिलती है गंगा में आकर के, वो नदी कौन सी है? महानंदा। सबसे लंबी नदी है इधर की, बाएं तट पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? कोसी नदी, ठीक है। तो हम एक एक की चर्चा करते हैं। जो ये रामगंगा नदी है, इस रामगंगा नदी का जो उद्गम हुआ वो उत्तराखंड में हुआ। कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड है। यहाँ पे ये जो भाग है, इस भाग को क्या कहते हैं? उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक पर्वतीय क्षेत्र है अल्मोड़ा, इसका उद्गम कहाँ हुआ? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ से हुआ? अल्मोड़ा पर्वत से। अल्मोड़ा पर्वत से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। समझ गए बात? उद्गम कहाँ से हुआ इसका?
अल्मोड़ा पर्वतीय क्षेत्र से हुआ। और ये जो नदी है वो नदी यहाँ पे जब ये गंगा नदी मैदान में प्रवेश करती है उसी समय सबसे पश्चिम की, यह तो पूर्व की हो गई, ये पश्चिम की हो गई, बाएं तट पर सबसे पश्चिम की सबसे पहले इसमें सहायक नदी कौन सी मिलती है? रामगंगा नदी मिलती है। सबसे पहले इसकी सहायक नदियों में रामगंगा मिलती है। फिर ये यहाँ पे कन्नौज नामक स्थान पर, यहाँ पे कौन सा स्थान है? कन्नौज। कौन सा स्थान है यहाँ पे? कन्नौज है। कन्नौज में ये किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। 3 बातें हैं इसकी। रामगंगा नदी का उद्गम तो कहाँ से हुआ? उत्तराखंड का अल्मोड़ा पर्वतीय क्षेत्र वहाँ से होता है। ठीक है। जब ये नदी जब मैदान पर प्रवेश करती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है, उसी समय ये रामगंगा नदी इसमें आकर के मिलती है। और मिलती कहाँ पर है? कन्नौज नामक स्थान पे मिलती है। ठीक है। यहाँ पर इसका एक क्षेत्र, इसके बीच के दोआब को कहते हैं, यहाँ पे ये दोआब किसका? रामगंगा नदी और ये गोमती नदी है। इसके बीच में जो ये भाग है, ये मैदान है, इन दोनों के मैदान को यहाँ पे रोहेलखंड कहते हैं, या इनके दोआब को क्या कहते हैं? रोहेलखंड का मैदान। इसको ध्यान में रखना, रोहेलखंड का मैदान। हमने बघेलखंड, बुंदेलखंड पढ़ा था। बघेलखंड छोटा नागपुर के पठार वाले को पढ़ा, राजस्थान के पास में बुंदेलखंड वाले क्षेत्र को पढ़ा, एमपी यूपी से संबंधित था जो। ठीक है। ये है रोहेलखंड का मैदान, इसको ध्यान में रखना। कहाँ पर है ये? रामगंगा और गोमती जो नदी हैं उनके बीच वाले जो दोआब क्षेत्र है उसको कहते हैं रोहेलखंड का मैदान। कहाँ पर? रामगंगा और गोमती, इन दोनों के बीच वाले क्षेत्र को, इस भाग को कहते हैं। समझ गए बात? तो यहाँ पे आप रामगंगा को ध्यान में रखोगे। उद्गम अल्मोड़ा पर्वत से, कहाँ से? उत्तराखंड से। और मिलती कहाँ है? कन्नौज में। यूपी में किस में मिल जाती है? ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। अगली बात करते हैं गोमती नदी की। गोमती नदी है यहाँ पे। इस गोमती नदी का उद्गम भी यहाँ पे उत्तराखंड में से ही होता है। कहाँ से होता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ से? इसकी जो कुमाऊँ पहाड़ियाँ हैं, उत्तराखंड की जो कुमाऊँ पहाड़ियाँ हैं, उन कुमाऊँ पहाड़ियों से इसका यहाँ पे ये निकलती है। और ये गाजीपुर है, यहाँ पे यूपी में गाजीपुर के पास में ये गंगा में मिल जाती है। निकलती तो कहाँ है? यहाँ उत्तराखंड के कौन सी पहाड़ियों से? कुमाऊँ पहाड़ियों से। और मिलती कहाँ है? गाजीपुर में। किस में मिलती है? गंगा में। यानी ये किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। तो गोमती नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड के कुमाऊँ पहाड़ियों से और ये मिलती है गाजीपुर में। किस में? गंगा में। ठीक है। इसके अंदर 3 जो 6 शहर हैं, एक तो लखनऊ है, गाजीपुर है, जौनपुर है। 3 शहर हैं वो इसी नदी के तट पे बसे हुए हैं। कौन सी नदी? गोमती नदी। कौन कौन से शहर? लखनऊ, गाजीपुर, जौनपुर। लखनऊ, गाजीपुर, जौनपुर, ये तीनों शहर किसके किनारे बसे हुए हैं? गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है। अगली बात करते हैं हम घाघरा की। ये घाघरा जो नदी है, ये इसके उद्गम तो कहाँ होता है? नेपाल में। और इसका जो उद्गम होता है वो कौन से ग्लेशियर से होता है? नेपाल में यहाँ पे होता है मापचौचुंग ग्लेशियर। ये नेपाल वाला क्षेत्र है, इस भाग को क्या कहते हैं? नेपाल। इस नेपाल से इस घाघरा का क्या होता है? उद्गम। और इस उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल में मापचौचुंग ग्लेशियर। मापचौचुंग ग्लेशियर से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। देखिए, इस नदी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, इसको क्या कहते हैं? मापचौचुंग ग्लेशियर कहाँ पर है? नेपाल में। तिब्बत भी बोल सकते हो, तिब्बत का भाग भी है कुछ भाग, तो वहाँ से इसका उद्गम होता है, नेपाल से। ठीक है। ये जो नदी है, ये जो घाघरा नदी है, इस समय यहाँ पे इसको इस मापचौचुंग से निकलते ही इसको क्या कहते हैं? कर्णाली या कोणियाली। इसका नाम क्या है? कर्णाली। और इसको कर्णाली का दूसरा नाम क्या है? कोणियाली। इसी घाघरा नदी को मापचौचुंग ग्लेशियर से निकलती है, उसी समय इसको कहते हैं कर्णाली नदी। कर्णाली कहते हैं या कोणियाली भी कहते हैं। कोणियाली। घाघरा नदी की चर्चा कर रहे हैं। घाघरा नदी को उस समय क्या कहते हैं? मापचौचुंग ग्लेशियर में कर्णाली या कोणियाली। ठीक है। अब देखो, इसके ये जो नदी है घाघरा नदी, इसको उद्गम के समय गौरी गंगा भी कहते हैं। कर्णाली कोणियाली तो कहते हैं, और उसी समय इसको क्या कहते हैं? गौरी गंगा। इसका नाम कौन सा? और गौरी गंगा भी है। गौरी गंगा। ठीक है। अब देखो,
इस घाघरा नदी में एक सहायक नदी है इसकी, और वो आकर के मिलती है शारदा। इसमें एक नदी कौन सी मिलती है? शारदा नदी। और इस शारदा नदी को भारत में प्रवेश करने पर क्या कहते हैं? सरयू। कौन सी नदी कहते हैं? सरयू नदी कहते हैं। देखिए घाघरा निकलती कहाँ से है? मापचुचुंग ग्लेशियर से, ठीक है। और इसके उद्गम के समय इसे कहते हैं गौरी गंगा, और उसी समय इसको क्या कहते हैं? मापचुचुंग ग्लेशियर में कर्णाली या कोणियाली, ठीक है। इसमें एक नदी आकर के मिलती है शारदा, ठीक है। उस शारदा को भारत में क्या किस नाम से जानते हैं? सरयू नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो शारदा नदी है वो कहाँ से निकलती है? मिलान ग्लेशियर से निकलती है। मिलान ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी नदी? शारदा नदी। और शारदा नदी कौन सी है? जो घाघरा की सहायक है। घाघरा नदी है उसमें आकर के मिलने वाली जो नदी है उसको कहते हैं शारदा नदी। और शारदा नदी निकलती कहाँ से है? मिलान ग्लेशियर से। कहाँ से? मिलान ग्लेशियर से, ठीक है। इस शारदा नदी है, इसकी भी एक सहायक नदी है, इसकी भी एक सहायक नदी है, उसको कहते हैं राप्ती। क्या कहते हैं इसको? राप्ती नदी। राप्ती नदी जो है, उस राप्ती नदी के तट पर एक शहर बसा हुआ है भारत का, और उस शहर का नाम है यूपी का गोरखपुर। यूपी का गोरखपुर कहाँ पे है? राप्ती नदी के तट पर है। वापस आते हैं, इसकी कड़ी को जोड़ते हैं वापस। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? मापचुचुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। मापचुचुंग ग्लेशियर के समय इसको गौरी गंगा, कर्णाली, कोणियाली कहते हैं। समझ गए बात? ये तो नाम किसके हैं? घाघरा की, ठीक है। इसमें घाघरा में एक सहायक नदी आकर के मिलती है, और उस सहायक नदी का नाम क्या है? शारदा नदी। कौन सी नदी है? शारदा नदी। उस शारदा नदी को भारत में सरयू कहते हैं। उस शारदा नदी को भारत में क्या कहते हैं? सरयू। उस शारदा का नाम ही भारत में प्रवेश करने पर क्या है? सरयू नदी, ठीक है। इस सरयू या शारदा नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? मिलान ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है? मिलान ग्लेशियर से, ठीक है। मिलान ग्लेशियर से होता है। अब देखो शारदा की भी एक सहायक नदी है। शारदा तो किसकी थी? घाघरा की। और घाघरा की सहायक नदी शारदा। शारदा की सहायक नदी कौन सी है? राप्ती। कौन सी नदी है? राप्ती। और राप्ती नदी जो है वो भारत में इस शारदा में मिलती है। उस समय इसके तट पर राप्ती के तट पर यूपी का गोरखपुर जो शहर है अपना, वो राप्ती के तट पर ही बसा हुआ है। तो इसके बारे में आप ध्यान में रख लोगे, ठीक है। अगली जो नदी है गंडक नदी। कौन सी नदी है? गंडक। ये गंडक नदी है वो कहाँ से निकलती है? तिब्बत चीन से। गंडक जो नदी है ये 7 जलधाराओं से निकल करके बनी हुई। 7 जलधाराएं थी तिब्बत चीन में। तिब्बत चीन में 7 जलधाराओं से ये निकलती तो कहाँ से है? एवरेस्ट व धौलागिरी जो पर्वत चोटियाँ हैं वहाँ से निकलती हैं 7 धाराएं। कहाँ से? तिब्बत चीन में। ये गंडक नदी की चर्चा कर रहे हैं। एक तिब्बत या चीन की बात करें, तिब्बत या चीन में 2 पर्वत चोटियाँ हैं। एक तो एवरेस्ट, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और एक है धौलागिरी। इन दोनों पर्वत चोटियों के पास से जो 7 जलधाराओं में जलधाराओं के रूप में आकर के एक जलधारा मिलती है, उसको कहते हैं गंडक। इस 7 जलधाराओं के कारण इसका नाम सप्तगंडकी भी है। सप्तगंडकी, ठीक है। इसको 7 जलधाराओं के रूप में बहने के कारण इसको क्या कहते हैं? सप्तगंडकी भी कहते हैं, ठीक है। ये जो है ये एवरेस्ट धौलागिरी के पास से निकलती है, और ये जो नदी है वो मणिहारी बिहार में आकर के गंगा में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? बिहार में। यहाँ पे इस क्षेत्र में ये नदी है। इस क्षेत्र में बिहार राज्य है, उसका एक क्षेत्र है मणिहारी। मणिहारी बिहार में आकर के, मणिहारी कहाँ पर है? बिहार में। यहाँ आकर के किस में मिल जाती है? गंगा नदी में। निकलती कहाँ है? माउंट एवरेस्ट धौलागिरी पर्वत श्रेणियाँ हैं। माउंट एवरेस्ट धौलागिरी के पास से ये निकलती है, इसका उद्गम होता है, और भारत में आकर के ये कहाँ मिलती है? बिहार में मणिहारी क्षेत्र के पास में ये गंगा में मिल जाती है। 7 जलधाराओं के कारण इसको क्या कहते हैं? सप्तगंडकी भी कहते हैं, ठीक है। इसके उद्गम के समय इसको एक नाम से पुकारा जाता था, वो नाम है अरुण नदी। अरुण नदी का जो नाम आता है वो गंडकी को कहते हैं।
अरुण, इसके उद्गम के समय यानी कि तिब्बत चीन में इसके उद्गम के समय इसको क्या कहते हैं, अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस गंडक को पर्वतों में, मैदानों में दो अलग अलग नामों से जाना जाता है। उस समय तो उद्गम के समय क्या कहते हैं इसको, अरुण। अब पर्वतों में और मैदानों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। पर्वतों में कहते हैं इसको शालिग्रामी, क्या कहते हैं, शालिग्रामी, और मैदानों में कहते हैं इसको नारायणी। ठीक है, शालिग्रामी, और इसको मैदानी क्षेत्र में कहते हैं इसको नारायणी। वापस एक कड़ी से जोड़ते हैं इसको। गंडक जो नदी है वो नदी तिब्बत चीन के एवरेस्ट और धौलागिरी पर्वत श्रेणियों से निकलती है। ठीक है, और ये आकर के मणिहारी बिहार में, ये भारत में की गंगा नदी है उसके अंदर आकर के मिल जाती है। ठीक है, ये 7 जलधाराओं से मिलने के कारण इसको सप्तगंडकी कहते हैं। उद्गम के समय इस नदी का नाम अरुण नदी नाम था। उद्गम जब हुआ, इसका स्टार्ट हुआ, वहाँ से इसको अरुण नदी कहते हैं। फिर ये पर्वतीय क्षेत्रों में बही, पर्वतीय क्षेत्रों में इसको शालिग्रामी कहते हैं। जब ये मैदानों में उतरी तो इस नदी का नाम यहाँ पे हो गया नारायणी। क्या नाम हो गया, नारायणी। ठीक है, तो ये बात हो गई गंडक नदी की। अगली बात करते हैं कोसी नदी। कोसी नदी भी है, ये भी 7 जलधाराओं से मिलकर के बनी हुई है। कितनी जलधाराओं से, 7 जलधाराओं से मिलकर के बनी है, और इसीलिए इसको सप्तकोसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सप्तकोसी। इस कोसी नदी को भी क्या कहा जाता है, सप्तकोसी। ये जो नदी है कोसी नदी, ये अक्सर बिहार में बाढ़ लाने के यहाँ पे चर्चा में रहती है। यहाँ पे बाढ़ लाने में अक्सर ये बाढ़ लाती रहती है बिहार, क्योंकि इसका जो तटबंध है वो कम ऊंचे है, जिसके कारण यहाँ पे इसके तटबंध टूट जाते हैं और बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बिहार का शोक। इसकी जो जलधारा है इसकी कोसी की, वो जलधारा नेपाल में, नेपाल के गोसाईथ्रान चोटी से निकलती है। मुख्य जो जलधारा है इसकी, किसकी, कोसी की। 7 जलधाराओं से निकलती है, लेकिन जो मुख्य नदी है, इसकी मुख्य धारा है वो कहाँ से निकलती है, नेपाल के गोसाईथ्रान, चोटी का नाम है गोसाईथ्रान, चोटी से निकलती है। ये कोसी नदी कहाँ से निकलती है, नेपाल के गोसाईथ्रान चोटी से निकलती है। ठीक है, हिमालय में ये मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात नदी मानी जाती है। इसका मार्ग परिवर्तन में ये एक बार इस दिशा से चलेगी तो अगली बार जब इसमें पानी का तेज आएगा तो ये अपना मार्ग को छोड़ देगी और दूसरे मार्ग को पकड़ लेगी, यानी मार्ग परिवर्तन के लिए ये जानी जाती है। ठीक है, इसी कारण, मार्ग परिवर्तन के कारण ही या इसके तटबंध कम होने के कारण ही ये बिहार में बाढ़ लाने का काम करती है। इसमें अक्सर बाढ़ आती रहती है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक, बिहार का शोक कहते हैं इसको, बिहार का शोक। ठीक है, याद रखना इसको। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, कोसी नदी को। ठीक है, सप्तकोसी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके जो तटबंध टूटते हैं, इससे अधिकांश यहाँ पे बिहार में जो अधिवास बने हुए हैं वो सब प्रभावित होते हैं। अधिवास जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं इस नदी से। ठीक है, और ये जो बिहार का कुर्सेला क्षेत्र है वहाँ पे आकर के गंगा में मिल जाती है। यहाँ पे एक क्षेत्र बना हुआ है कोसी नदी में, कुर्सेला। उस कुर्सेला के पास में, यहाँ पे बिहार में ही है, क्षेत्र का नाम क्या है, कुर्सेला। कुर्सेला के पास में ये किस में आकर के मिल जाती है, गंगा में आकर के मिल जाती है। ये बात हो गई इसके बिहार के अंदर कोसी नदी की। फिर हम बात करते हैं महानंदा, सबसे पूर्व की नदी है महानंदा। ये महानंदा नदी है, यहाँ पे कोसी है। ठीक है, ये कोसी यहाँ पे दार्जिलिंग के पास से निकलती है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलने वाली जो नदी है वो महानंदा है। कौन सी नदी है, महानंदा। सबसे पूर्व की नदी है। सबसे पूर्व की पहले थी तीस्ता नदी, अब कौन सी नदी है, महानंदा नदी है। बंगाल में, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और सिलीगुड़ी के पास में ये गंगा में मिल जाती है। यहाँ दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, दार्जिलिंग यहाँ से तो निकलती है और यहाँ पे सिलीगुड़ी के पास में, पश्चिम बंगाल में है सिलीगुड़ी के पास में किस में मिल जाएगी, गंगा में मिल जाएगी।
ये इसकी सहायक नदियाँ सबसे पूर्व। सबसे लंबी नदी कौन सी है यहाँ पे? कोसी नदी है, ठीक है, जो बिहार का शोक कहलाती है। ये बाएं तट की नदियाँ हो गई इसकी, कौन कौन सी? रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई, महानंदा हो गई। ये नदियाँ इसके बाएं तट की नदियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी हुगली नदी की। जब गंगा नदी बहती है तो बहने यहाँ पे जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है उससे पहले ही इसकी एक शाखा अलग हो जाती है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है उस समय इसकी एक शाखा अलग हो जाती है, जिसको हम कहते हैं हुगली। क्या कहते हैं इसको? हुगली नदी। यहाँ पर इस क्षेत्र में इसकी एक शाखा अलग होती है, उस नदी को कहते हैं यहाँ पे हुगली नदी। समझ गए बात? हुगली नदी, इसके तट पर यहाँ पे एक परियोजना बनाई गई है, फरक्का परियोजना। कौन सी परियोजना बनाई गई है? फरक्का परियोजना बनाई गई है। किस नदी पर? हुगली नदी पर। ये बांग्लादेश से पूर्व में एक शाखा फंटी, उसको हम क्या कहते हैं? हुगली नदी कहते हैं, जिसके लिए यहाँ इसके तट पर औद्योगिक इकाइयों को यहाँ पे जो जल विद्युत पहुँचाने के लिए या जल की व्यवस्था करने के लिए यहाँ पे एक परियोजना बनी। उस परियोजना का क्या नाम है? फरक्का। क्या नाम है इसका? फरक्का परियोजना, ठीक है। इसके जो मुहाने पर ये क्यों बनाया गया है? हुगली का जो मुहाना है, जहाँ पे हुगली गिरती है, वहाँ पे अवसाद जमा हो जाता है। सैकड़ों टन यानी कि बहुत सारा मलबा यहाँ पे जमा होने के कारण उसको हटाने के लिए, उस मलबे को हटाने के लिए इस जो परियोजना है या उस बांध का निर्माण किया गया है, ताकि यहाँ से जो पानी है उसके माध्यम से, मशीनों के माध्यम से इस अवसाद को हटाया जा सके, जिसके लिए यहाँ पे फरक्का परियोजना बनाई गई थी, ठीक है। यहाँ पे कोलकाता बंदरगाह है। यहाँ पे कोलकाता बंदरगाह को यहाँ पे पानी के कारण यहाँ के मलबे को अलग किया जाता है, यानी यहाँ पे हमेशा जो गहराई में, यानी गहरे जो मलबा जमा होता है, गहराई से मलबे को निकाल दिया जाता है, ताकि ये कोलकाता बंदरगाह यहाँ पे रुकावट का काम ना करे, ये बंद ना हो, जिसके कारण ये फरक्का परियोजना से पानी लेकर के मशीनों से यहाँ के मलबे को हटा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये जिसका मुहाना है, इस हुगली का जो मुहाना है, यहाँ इसके समीप यानी फाल्टा नामक स्थान पर, इसके समीप इसका मुहाना जहाँ पर है, यहाँ पे स्थान का नाम है फाल्टा। कौन सा नाम है? फाल्टा। फाल्टा स्थान पर इसमें एक नदी आकर के मिलती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। इस नदी का नाम है यहाँ पे दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर। कौन सी नदी आकर के मिलती है पश्चिम से पूर्व? दामोदर नदी। कहाँ मिलती है? इसके मुहाने में। हुगली का जहाँ पे मुहाना है, जहाँ पे ये डेल्टा बनाना चाहते हैं, उसके मुहाने पे कौन सी नदी आकर के मिलती है? दामोदर नदी। कौन से स्थान पे मिलती है? फाल्टा नामक स्थान पे आकर के इसमें मिलती है। और ये दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। ये जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम क्या है? यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है और आकर के फाल्टा नामक स्थान पे किस में मिलती है? ये हुगली नदी में आकर के मिल जाती है। यहाँ पर इस जो दामोदर नदी है, इसके तटबंध कम होने के कारण, दूसरा यहाँ पे छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे अक्सर बाढ़ आती रहती है। इस क्षेत्र में भी बाढ़ आती रहती है। यहाँ आती थी उसको बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी से आती थी उसको क्या कहते हैं? बिहार का शोक। यहाँ इस नदी के द्वारा आती है, इसको इसलिए कहते हैं इसको पश्चिम बंगाल का शोक। पश्चिम बंगाल का शोक किसको कहते हैं? दामोदर नदी को। पश्चिम बंगाल का शोक किसको कहते हैं? दामोदर नदी। यहाँ बाढ़ आने के प्रमुख कारण, पहला कारण यहाँ पे पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ का जो जल है वो यहाँ अवशोषित नहीं हो पाता, जल धरातल के अंदर ज़्यादा नहीं जा पाता, यानी अवशोषित नहीं होता, इसीलिए वो जल धरातल के ऊपर रहता है। यहाँ पथरीली ज़मीन है, जिसके कारण थोड़ी सी भी यहाँ पे अगर जल ज़्यादा हो गया, इसका मतलब वहाँ पे बाढ़ आ गई, ठीक है। दामोदर यहाँ पे पश्चिम बंगाल में बाढ़ आती रहती है, ठीक है। दूसरा कारण, इसका दूसरा कारण है मानसूनी हवाओं के द्वारा जो वर्षा आती है। छोटा नागपुर पठार है वो जंक्शन का केंद्र है किसके? अरब सागर। ये जो मानसून की शाखा आती है वो भी यहाँ आती है, और बंगाल खाड़ी से आती है वो भी यहाँ आती है। दोनों का जंक्शन है यहाँ पे, जिसके कारण दोनों शाखाएं आकर के, मानसूनी शाखाएं आकर के मिलती हैं और यहाँ पे घनघोर वर्षा करती है। वर्षा अधिक होने के कारण भी यहाँ पे क्या होता है? बाढ़ की स्थिति बनती है, ठीक है। यहाँ पे इस नदी घाटी में
ये जो दामोदर नदी घाटी है, यहाँ पे आज़ाद भारत के बाद में एक परियोजना बनी थी, बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, प्रथम नदी घाटी परियोजना है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना। भारत की सबसे प्रथम नदी घाटी परियोजना जो बहुउद्देशीय परियोजना है 1948 में बनी थी, वो परियोजना यूएसए की जो टेनेसी नदी घाटी है उससे प्रेरित होकर के ये नदी घाटी परियोजना बनाई गई है। यहाँ पर दामोदर नदी घाटी परियोजना जो बनी थी भारत की सबसे प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, 1948 में बनी, और वो बनी किससे प्रेरित होकर? यूएसए की, अमेरिका की जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना है उससे प्रेरित होकर के यहाँ पे ये नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी, जिसका मुख्य लक्ष्य क्या था? यहाँ पे सिंचाई था। इसका मुख्य लक्ष्य एक तो सिंचाई, क्या था? सिंचाई था। जल विद्युत, पहला लक्ष्य सिंचाई, जल विद्युत आपूर्ति, ठीक है। बाढ़ नियंत्रण, इस परियोजना को क्यों बनाया गया? एक तो सिंचाई, सबसे पहले तो यहाँ पे सिंचित करने के लिए, दूसरा यहाँ जल विद्युत की आपूर्ति करने के लिए, तीसरा बाढ़ नियंत्रण और औद्योगिक इकाइयों को जल व ऊर्जा की प्राप्ति का लाभ मिल सके, जिसके लिए यहाँ पे दामोदर नदी घाटी परियोजना को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1948 में। ठीक है, ये हो गई आपकी हुगली नदी और ये हो गई आपकी दामोदर नदी, इसकी ये तटवर्ती क्षेत्र की। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे विंध्याचल पर्वत में अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये नदी जो है भ्रंश रेखा में है, दामोदर नदी। उसी की तरह यहाँ पे एक भ्रंश रेखा में एक नदी आती है, सोन नदी। यहाँ पे दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, इसकी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी सोन नदी है। किसकी सहायक? गंगा की। यहाँ ये निकलती कहाँ पे है? प्रायद्वीपीय पठार से। प्रायद्वीपीय पठार से भी कहाँ से? अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती है और भ्रंश रेखा के सहारे बहती हुई ये गंगा में मिल जाती है। यहाँ पर दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, अब गंगा की वैसे सहायक नदियों की बात करें तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? सोन नदी है। ठीक है, ये दामोदर की भांति भ्रंश रेखा में ही बहने वाली नदी है। इस सोन नदी की एक सहायक नदी है रिहंद नदी। कौन सी नदी है? रिहंद। इसकी एक सहायक नदी है रिहंद नदी। इस रिहंद नदी है, ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना रिहंद परियोजना स्थापित की गई इस नदी पर, रिहंद नदी पर। सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी। रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी के ऊपर एक रिहंद परियोजना स्थापित की गई है, जो कि भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। किस दृष्टि से? यह औद्योगिक इकाइयों को लाभान्वित जल विद्युत करवाने की दृष्टि से। यहाँ पर एक क्षेत्र है रेणुकूट। इस रिहंद परियोजना वाले यूपी वाले क्षेत्र में एक क्षेत्र का नाम क्या है? रेणुकूट। रेणुकूट में नामक स्थान है, वहाँ पे आदित्य बिड़ला ग्रुप की एक हिंडाल्को कंपनी है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, हिंडाल्को। ठीक है, किसकी है? बिड़ला आदित्य ग्रुप की। ठीक है, आदित्य बिड़ला ग्रुप की एक कंपनी कौन सी है? हिंडाल्को। हिंडाल्को जो कंपनी है वो हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी जो है भारत का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादन करने वाला कारखाना है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादन करने वाला कारखाना कौन सा है? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, हिंडाल्को। किसका है? आदित्य बिड़ला ग्रुप का है। कहाँ पर है? रेणुकूट में है। उस रेणुकूट में, और ये जो कारखाना है इसको जल विद्युत की आवश्यकता होती है। एल्यूमिनियम कंपनी वहीं पे स्थापित होगी जहाँ पे जल विद्युत की जो जल विद्युत है उसकी यहाँ पे उत्पादन होता हो। ठीक है, इसको सबसे ज़्यादा जरूरत किसकी पड़ती है? जल विद्युत की पड़ती है एल्यूमिनियम को, तो वहाँ पे स्थापित होती है। इसलिए रेणुकूट में रिहंद नामक स्थान पे जो परियोजना बनाई, वहाँ पे एल्यूमिनियम उद्योग के लिए यहाँ पे बिजली बनाई जाती है, जल विद्युत। किस नदी पर? रिहंद नदी पर। रिहंद नदी किसकी सहायक है? सोन नदी की। सोन किसकी सहायक है? गंगा की। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखोगे। यहाँ पे इसके बाद में हम गंगा की सहायक नदियों के बाद में, ये तो गंगा की सहायक नदियाँ थी, यहाँ पे हरियबंगा और भागीरथी भी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ये वाली। तो इसके बाद में हम इसकी सहायक नदियों में ये तो चर्चा कर ली, रामगंगा की, गोमती की, घाघरा की, गंडक की, कोसी की, महानंदा की। यहाँ पे हुगली और दामोदर और सोन नदी, सोन की सहायक रिहंद नदी, इसकी चर्चाएं की है। ठीक है, इसके बाद में इसकी सहायक नदियाँ यहाँ पे यमुना,
तो अब यमुना अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, क्योंकि हमने चर्चाएं की थी गंगा अपवाह तंत्र जब पढ़ेंगे हम तो वहाँ पे गंगा यमुना अपवाह तंत्र भी पढ़ेंगे, अपवाह बेसिन भी पढ़ेंगे और यमुना अपवाह बेसिन भी पढ़ेंगे। तो यमुना अपवाह तंत्र के अंदर उसकी सहायक नदी आ जाएंगी, जिसमें चंबल भी आएगी, यहाँ पे केन, बेतवा ये भी आएंगी, सिंध भी आएगी। तो इसकी चर्चाएँ हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।